जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है ना? और फिर अचानक से एक ब्रेकअप और बस सब कुछ बदल जाता है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो सिर्फ दर्द नहीं है, मतलब वो कन्फ्यूजन है जो साथ आता है। मन में वही सवाल घूमते रहते हैं, गलती किसकी थी, क्या क्या कुछ और किया जा सकता था। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम उस सफर को समझेंगे जो दिल टूटने से शुरू होता है और खुद को फिर से पाने तक जाता है। बिल्कुल। और ये जो स्रोत हमारे सामने हैं, ये सिर्फ दिलासा देने वाली बातें नहीं है। ये एक तरह का फ्रेमवर्क देते हैं, एक रोड मैप की तरह, कि कैसे कोई इस इमोशनल तूफान से बाहर निकल सकता है। और मजेदार बात यह है कि ये स्रोत इसे सिर्फ भूल जाने की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि इसे खुद का एक ज्यादा मजबूत वर्जन बनने के मौके की तरह देखते हैं। तो एक तरह से ये एक अंत से एक नई और शायद बेहतर शुरुआत की कहानी है। चलिए तो फिर इस प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। हमारे स्रोत का जो सबसे पहला सुझाव है वो सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर शायद करने में सबसे मुश्किल है। ठीक होने का दिखावा मत करो। एक लाइन है जो कहती है, दिल को चुप रखने से दर्द कम नहीं होता, इससे और भर जाता है। मतलब अगर गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है या फिर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो उसे होने दो। पर क्या ये इतना आसान है? मतलब सिर्फ भावनाओं को महसूस कर लेने से क्या सच में कोई फर्क पड़ता है? ये ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है। ये समझना भी जरूरी है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी कहते हैं। मतलब अपनी भावनाओं को सिर्फ अच्छा या बुरा इसमें मत बांटो, उन्हें बारीकी से पहचानो। जैसे, क्या ये सिर्फ दर्द है या इसमें गुस्सा, निराशा, अकेलापन और शायद थोड़ी राहत भी मिली हुई है। जब हम अपनी भावनाओं को नाम देते हैं ना, तो हमारा दिमाग उन्हें एक अनकंट्रोल्ड तूफान की तरह नहीं देखता है, बल्कि एक एक ऐसी प्रॉब्लम की तरह देखता है जिसे सुलझाया जा सकता है। ये हीलिंग का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। ये दिलचस्प है। मतलब भावनाओं को दबाना तो गलत है ही, बिल्कुल। लेकिन उन्हें बिना समझे बस बहने देना भी काफी नहीं है। उन्हें नाम देना, उन्हें समझना, ये दिमाग को कंट्रोल वापस देता है। अच्छा, तो एक बार जब कोई अपनी भावनाओं को समझने लगता है, तो अगला कदम क्या हो? स्रोत इस पर बहुत साफ है। दूरी बनाओ। पुरानी चार्ट्स पढ़ना, तस्वीरें देखना, सोशल मीडिया पर नजर रखना, ये सब बंद करो। स्रोत की एक लाइन है, उससे दूर रहना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। पर क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल होता है? मान लीजिए कोई साथ काम करता है या दोस्त कॉमन है, तब तो पूरी तरह दूरी बनाना नामुमकिन सा है। उस सिचुएशन में ये इमोशनल डिटॉक्स कैसे काम करेगा? हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है और इसका जवाब नो कांटेक्ट के नियम को कट्टरता से अपनाने में नहीं है, बल्कि इमोशनल नो कांटेक्ट में है। अगर आप किसी को फिजिकली नहीं छोड़ सकते, तो इमोशनली छोड़ना सीखना होगा। इसका मतलब है कि जब आप उनसे मिलें तो बातचीत को जरूरी और प्रोफेशनल रखें। उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में मत पूछो, अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में मत बताओ। ये मुश्किल है, मुझे पता है। इसके लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए। आपको जानबूझकर उन बातों से बचना होगा जो पुराने जख्मों को कुरेद सकती हैं। स्रोत में कहा गया है, ये सिर्फ जख्म हरा करता है। तो अगर आप जख्म को पूरी तरह ढक नहीं सकते, तो कम से कम उसे बार बार कुरेदना तो बंद कर ही सकते हैं। मतलब इरादा मजबूत होना चाहिए। फिजिकल दूरी से ज्यादा जरूरी है इमोशनल बाउंड्रीज बनाना। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी ने अपनी भावनाओं को समझा और दूरी भी बना ली। फिर भी एक चीज है जो पीछा नहीं छोड़ती, और वो है खुद को दोष देना। दिमाग बार बार उन्हीं पलों पर लौटता है जहां लगता है कि शायद अगर मैंने वो नहीं कहा होता, या काश मैंने वैसा कर लिया होता। इस व्हाट इफ के जाल से कोई कैसे निकले? स्रोत कहते हैं, ब्रेकअप एक रिलेशनशिप का अंत होता है, आपकी कीमत वर्थ का नहीं। पर इस बात को दिल से कैसे माने? इस व्हाट इफ के जाल से निकलने का तरीका है अपना नजरिया बदलना। हम अक्सर रिश्तों को पास या फेल के नजरिए से देखते हैं। रिश्ता चला तो पास, टूट गया तो फेल, और अगर फेल हुआ तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। ये सोच ही गलत है। शोध इस बात पे जोर देते हैं कि कभी-कभी दो अच्छे लोग भी एक साथ नहीं चल पाते। रिश्ते सिर्फ गलतियों की वजह से खत्म नहीं होते, इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से भी होते हैं। हो सकता है दो लोगों के जीवन के लक्ष्य अलग हो, उनकी बढ़ने की रफ्तार अलग हो। इसे एक पर्सनल फेलियर की तरह देखने के बजाय एक अनुभव की तरह देखना जरूरी है। खुद से ये पूछने के बजाय कि मेरी क्या गलती थी, ये पूछना ज्यादा मददगार है कि मैंने इस रिश्ते से क्या सीखा। या
ये दोष देने की मानसिकता से सीखने की मानसिकता की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो एक बार जब कोई इस बोझ से आजाद हो जाता है कि गलती सिर्फ उसकी थी, तो शायद पहली बार उसे आगे बढ़ने की एनर्जी महसूस होती है। अब सवाल यह है कि इस नई एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, और यहीं से शायद जिंदगी को दोबारा थामने की बात शुरू होती है। स्रोत कहते हैं कि अक्सर लोग एक रिश्ते में अपनी पहचान का एक हिस्सा खो देते हैं। हाँ बिल्कुल। उनकी सुबह शाम आदतें, यहाँ तक कि दोस्त भी उस एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। तो अब मौका है उस खोई हुई पहचान को वापस पाने का। जिम जाना, नई स्किल सीखना, घूमना, पुरानी हॉबीज को जिंदा करना। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोविज्ञान में कॉन्सेप्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का। इसका मतलब है कि आप खुद को कितनी स्पष्टता से देखते हैं। आप कौन हैं, आपकी क्या मान्यताएं हैं, आपको क्या पसंद है। एक लंबे रिश्ते में हमारा मैं अक्सर हम में घुल जाता है। सही बात है। हमारी पहचान उस रिश्ते से जुड़ जाती है। जब वो हम टूटता है तो मैं कौन है, ये सवाल धुंधला हो जाता है। इसलिए जिम जाना या कोई नई हॉबी अपनाना सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये उस धुंध को साफ करके अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को फिर से क्रिस्टल क्लियर बनाने का एक जरूरी काम है। आप दुनिया को और खुद को ये सिग्नल दे रहे हैं कि मैं इस रिश्ते के बिना भी एक पूरा और दिलचस्प इंसान हूं। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये एक शक्तिशाली विचार है। मतलब आप अपनी पहचान को फिर से बना नहीं रहे, बल्कि उसे फिर से खोज रहे हैं जो उस रिश्ते की परतों के नीचे कहीं दब गई थी। लेकिन इस सब के बीच एक उम्मीद अक्सर जिंदा रहती है, जो शायद सबसे बड़ा रोड़ा है। स्रोत उस एक सवाल को उठाते हैं जो सबको परेशान करता है, अगर वो वापस आ जाए तो। ये एक उम्मीद हमें आगे नहीं बढ़ने देती, और स्रोत इसका बहुत सीधा जवाब देते हैं। जिस इंसान को रहना होता है वो कभी जाता ही नहीं। ये सुनने में कठोर लग सकता है। ये कठोर है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि ये उम्मीद एक तरह का इमोशनल दलदल है। जब तक आप इसमें फंसे रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कई लोग आगे बढ़ने को उस रिश्ते के साथ धोखा करने जैसा मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो खुश हो गए तो इसका मतलब है कि वो रिश्ता कभी सच्चा था ही नहीं। लेकिन स्रोत इस सोच को पलट देते हैं। वो कहते हैं आगे बढ़ना बिट्रे करना नहीं होता, आगे बढ़ना मैच्योरिटी होता है। ये स्वीकार करना है कि उस रिश्ते का आपकी जिंदगी में एक समय था, एक भूमिका थी, और वो अब पूरी हो चुकी है। इस मैच्योरिटी वाली बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत मेटाफोरा का इस्तेमाल किया गया है, एक रूपक का, कि वो आपके चैप्टर का सिर्फ एक पेज था, पूरी किताब नहीं। ये बात सिर्फ दिलासा नहीं देती, ये सोचने का एक नया नजरिया देती है। क्या इसका मतलब ये भी है कि हम अक्सर किसी एक रिश्ते को अपनी पूरी कहानी मान लेने की गलती करते हैं, जबकि वो सिर्फ एक अध्याय था? बिल्कुल। और ये गलती बहुत आम है। हम उसे एक अध्याय में इतना खो जाते हैं कि हमें लगता है कि किताब ही खत्म हो गई। लेकिन परिपक्वता इसी में है कि आप पन्ना पलटें। और पन्ना पलटने का मतलब उस पिछले पन्ने को फाड़ना नहीं है, उसे भूलना नहीं है। उस पन्ने ने आपकी कहानी को एक मोड़ दिया, आपको कुछ सिखाया। अब उस सीख के साथ अगला अध्याय लिखने का समय है। उस उम्मीद को छोड़ना कि शायद वो पुराना किरदार वापस आ जाएगा, ये आपको अपनी कहानी का लेखक बनने की आज़ादी देता है। आप ये तय कर सकते हैं कि अगला अध्याय कैसा होगा। और शायद यही वो अंतिम एहसास है जिसकी तरफ ये पूरा सफ़र ले जाता है। जब सारे पड़ाव पार हो जाते हैं, भावनाओं को समझने से लेकर दूरी बनाने, खुद को माफ़ करने, अपनी पहचान वापस पाने और आखिरकार जाने देने तक, तब शायद वो बड़ी तस्वीर साफ होती है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, ब्रेकअप तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, ब्रेकअप तुम्हें बेटर वर्जन बनाने के लिए आया है। ये तो पूरी प्रक्रिया का मकसद ही बदल देता है। हाँ, ये दर्द को एक मकसद देता है। ये कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो व्यर्थ नहीं था। उस अनुभव ने आपको कुछ सिखाया है, आपको पहले से ज्यादा लचीला बनाया है, रेजिलिएंट बनाया है। और यहीं पर स्रोत का अंतिम और सबसे शक्तिशाली विचार आता है, तुम्हारा दर्द टेम्पररी है, तुम्हारी वैल्यू परमानेंट। भावनाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन इस प्रक्रिया से जो आत्मसम्मान, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और जो इमोशनल मजबूती आपने हासिल की है, वो आपके साथ हमेशा रहेगी। शायद सालों बाद कोई पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, अच्छा हुआ वो रिश्ता नहीं चला, वरना मैं वो इंसान कभी नहीं बन पाता जो मैं आज हूँ।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक सीधी रेखा का सफर नहीं है। ये एक जटिल और बहुत ही पर्सनल यात्रा है। ये दर्द और कन्फ्यूजन से शुरू होती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से नेविगेट किया जाए तो ये आत्मखोज, आत्मसम्मान और एक गहरी इमोशनल मैच्योरिटी पर खत्म होती है। ये उस विचार को चुनौती देती है कि एक रिश्ता खत्म होना एक विफलता है, बल्कि जैसा कि स्रोत कहते हैं, ब्रेकअप ने तुम्हें रोका नहीं, ब्रेकअप ने तुम्हें शेप किया है। बिल्कुल सही। और अब जब हमने इस हीलिंग की प्रक्रिया को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना जरूरी है। इन स्रोतों का पूरा ध्यान इस बात पे है कि टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ा जाए, कैसे ठीक हुआ जाए। लेकिन असली सवाल तो हीलिंग के बाद शुरू होता है। तो सोचने वाली बात यह है, इस अनुभव से मिली नई मजबूती, ये बढ़ी हुई इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी और ये साफ हुई सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इसका इस्तेमाल भविष्य में कैसे किया जा सकता है? इस सीख से अपने अगले रिश्तों को या जीवन के दूसरे पहलुओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि असली जीत सिर्फ दर्द से बाहर निकलने में नहीं है, बल्कि उस दर्द से मिली सीख को अपनी आने वाली जिंदगी की नींव बनाने में है।